हम लोगों को बहुत दिन से बात करनी थी इस पर, तो ईश्वर कृपा से वो मौका आज आया है। तो मैं अपने अनुभव के और अपने हिसाब से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इस पूरे डिस्कशन का उद्देश्य सिर्फ एक है कि अपने आप को हम हर परिस्थिति में कैसे सकारात्मक रखें। ये बात आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है इसमें कुछ आ, धार्मिक बातें हों या कुछ माइथोलॉजिकल बातें हों, स्पिरिचुअल बातें हों, तो उन सब पर आप जो है सिर्फ इस दृष्टि से ध्यान रखिएगा कि वो आपको सिर्फ समझाने के लिए है। किसी भी विशेष व्यक्ति, धर्म या किसी भी अन्य मान्यता के प्रति मेरा कोई बायस विचार नहीं है, हालांकि वो है भी नहीं लेकिन फिर भी तो अपनी बात मैं आपसे जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ, एक समस्या से शुरू करता हूँ। आप लोगों जैसे आप इस समय करंट बैच के विद्यार्थी हैं, तो आपके कई सीनियर भी हैं, बहुत सारे, लॉट ऑफ सीनियर्स जो तैयारी में लगे हुए हैं। इंटरव्यू, मेंस, प्री, कई लोगों का प्री भी नहीं हो रहा है। तो वो अपनी समस्या से मुझे परिचित, मतलब मुझसे कहते हैं, फिर मैं समझाता हूँ, इत्यादि इत्यादि बातें ये लगभग रोज का मेरा ये काम रहता है। मतलब करीब 8-10 फ़ोन ऐसे रहते हैं कि मुझे उनको आप उसको कह सकते हैं काउंसलिंग करना, मुझे काउंसलिंग करना पड़ता है उनका। वो नीड है उनकी, उनकी मजबूरी है, मेरी उनकी मजबूरी है, और मेरे साथ साथ मेरा दायित्व भी यही है कि मैं उनको सही राह दिखाऊं जितना मैं सोच सकता हूं। तो पिछले दिनों मुझे करंट में से भी कुछ लोगों के और पुराने भी कुछ लोगों के फ़ोन आए। उसमें उनकी जो समस्या थी वो आपको बताता हूँ। उनकी समस्या ये थी कि पढ़ाई के साथ साथ वो अपनी फैमिली को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। यानी कि मान लीजिए अगर उनका विवाह हुआ है, तो वो अगर विवाह की तरफ जाते थे तो उनसे ये कर्तव्य उनके हिसाब से छूट रहा था, और अगर इस पर ध्यान देते थे तो फैमिली छूट रही थी। तो उनके सामने अब ये प्रश्न, कुछ लोगों का हालत तो इतना भी नकारात्मक हो गया और बिगड़ गया कि उनको ये तय करना, मतलब अब दोनों में से एक चीज़ तय करना उनके सामने ऑप्शन आ गया। यानी वो अपना फैमिली बचाएं या अपना करियर बचावें, ये उनके सामने प्रश्न आ गया। तब उन्होंने मुझे फ़ोन किया अब एक सामान्य बात आप समझिए कि हमारे जो परीक्षा है, परीक्षा को केंद्र में रख के ही सारी बातें मैं कर रहा हूँ। हमारी जो परीक्षा है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा इसको, तो अगर मैं यूपी की बात करूं, एक ऐसे रैंडम आ गया मेरे दिमाग में, तो आपने देखा होगा इसमें बहुत सारे विषय हैं। सब्सटेंटिव लॉ है, लोकल लॉज हैं, सबसे ज़्यादा यूपी में है, यूपीजेडे भी है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, बहुत सारे सब्सटेंटिव लॉ, जीएस है, इंग्लिश है। और ये सारे विषय एक तय समय सीमा में हमको लगातार लिखने रहते हैं। जैसे आज हुआ, कल हुआ, आज सुबह हुआ, फिर शाम को हुआ, फिर कल होगा, फिर शाम को होगा। तो हमारे दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए कि आखिर ऐसा ऐसा क्यों रखा जाता है। इसी तरह आप उत्तराखंड भी ले सकते हैं, बिहार भी ले सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो हाई कोर्ट है या आयोग है, वो इस इसमें बहुत सारी चीजें आपकी चेक होती हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से उनको चेक करना है इस पैटर्न के द्वारा, वो ये है कि आप बहुत सारी चीजों को एक समय में कैसे हैंडल करते हैं। संविधान भी है, कॉन्ट्रैक्ट भी है, टॉर्ट भी है, टीपीए भी है। आप देख रहे होंगे टीपीए में
कितनी छोटी छोटी कई सारी बातें, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, निबंध भी है। कई लोगों की ये समस्या रहती है कि मैं भाषा नहीं पढ़ पाता हूँ, या भाषा समझ लेता हूँ तो ऐसे हमारा नहीं तैयार है, ऐसे तैयार है तो जीएस हमारा वीक है, जीएस अगर वीक है तो लोकल लॉ हमारा नहीं तैयार हो रहा, लोकल लॉ ठीक है तो जजमेंट राइटिंग हमारी नहीं ठीक है, जजमेंट राइटिंग अगर ठीक है तो सब्सटेंटिव लॉ में हमको समस्या, संविधान में हमको समस्या हो रही है। अगर इन सारे विषयों में आपको कहीं भी समस्या हुई, अच्छा इसमें प्री भी है, ऑब्जेक्टिव भी आपको देखना है, सब्जेक्टिव भी देखना है, लिखना भी है और फिर बोलना भी है व्यक्तित्व परीक्षण इंटरव्यू में। अगर इन सब में आपको कहीं भी दिक्कत हुई या आपको समस्या हुई तो इसका मतलब है बेसिक तौर पर आप अपनी चीज़ों को, अपने अफेयर्स का मतलब जो रोज आपको करना है उसको आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर सेल्फ। ठीक यही बात इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, कहीं ना कहीं फेल करेंगे आप, किसी ना किसी स्टेज पे फेल हो जाएगी बात। सेम यही कंसेप्ट आपकी लाइफ में भी अप्लाई होता है। जैसे मैं अगर किसी एक विद्यार्थी को ले लूं, अपने करंट बैच में कई लोग हैं ऐसे जो मान लीजिए विवाहित हैं, लेडी हैं वो, अब वो पत्नी है, उनको अपने विवाहिक दायित्व का पालन करना है, एक बात हो गई। वो जिस घर में रह रही होंगी उनसे बड़े भी होंगे, इन लॉज होंगे उनके उनके प्रति भी उनको जिम्मेदारी से कर्तव्य का पालन करना है। अगर इसी क्रम में उनके बच्चे भी हैं, कई लोगों के हैं भी, उनको बच्चों के प्रति भी अपने दायित्व का पालन करना है, सामाजिक दायित्व का भी पालन करना है, और इन सबको साथ लेकर चलते हुए उनको अपने इस उद्देश्य के लिए यानी जुडिशरी के लिए भी अपने दायित्व का निर्वहन करना है। अगर तो इसका मतलब लाइफ आपको ऐसे माहौल में ढालना चाहती है, ऐसे माहौल में रख रही है कि आपको जो मैनेजमेंट लाइफ सिखाना चाहती है वही मैनेजमेंट आपको आपकी स्टडी में काम आएगा। जैसे अगर आप आइडियल वाइफ हैं या हस्बैंड हैं, आइडियल वाइफ और हस्बैंड होने का मतलब कि आप अपने कर्तव्य का अपने स्पाउस के प्रति पूरी ईमानदारी से कर्तव्य का पालन करते हैं, जो होना चाहिए एक रीजनेबल, मैं बात कर रहा हूं। अगर आप एक चीज में आइडियल हो गए, एक चीज में आप आइडियल हैं, आप आइडियल वाइफ या हस्बैंड हैं, तो आप आइडियल डॉटर भी होंगी, आप आइडियल मदर भी होंगी, आप आइडियल भाभी भी होंगी, आप आइडियल बहू भी होंगी, आप आइडियल स्टूडेंट भी होंगे। कहने का मतलब यह है कि जब आप एक परिप्रेक्ष्य में अपने आप को मैनेज कर पाएंगे तो ये बात साबित कर देगा कि आप हर परिप्रेक्ष्य में अपने आप को साबित कर पा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हमारा सिलेबस है, अगर हम टीपीए को अच्छे से मैनेज कर पाए, मैं आज की बात कर रहा हूं, जो लोग आज से ज्वाइन किए हैं, टीपीए से ज्वाइन किए उनकी बात कर रहा हूं, अगर ये टीपीए को मैनेज कर पाए, निर्देशों का पालन कर पाए, तो इसका मतलब ये इंग्लिश को भी मैनेज कर पाएंगे, इसका मतलब ये सीआरपीसी को भी मैनेज कर पाएंगे, इसका मतलब ये कि आगे जो भी विषय चलेंगे उनको भी ये मैनेज कर पाएंगे, और इसका मतलब ये कि ये पूरे सिलेबस को मैनेज कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जीवन का एक सूत्र, एक भ्रांति तो हमको निकालनी पड़ेगी कि अगर हम पढ़ाई करते हैं या हम पढ़ते हैं तो हम अन्य किसी कर्तव्य का पालन नहीं कर पाएंगे। ये सोचना और ये एडॉप्ट करना इस बात का संकेत है कि आपको अगर बहुत सारी चीजें दे दी गई हैं तो आप उनको मैनेज नहीं कर पाएंगे। अब प्रश्न उठा कि एक साथ अगर बहुत सारी चीजें हो तो हम उनको कैसे मैनेज करें।
एक साथ जब हमको बहुत सारी चीजें मैनेज करने को पड़ती हैं किसी भी लाइफ के मोड़ पर, चाहे वो कुछ भी हो, तो उसमें टाइम सबसे बड़ा कंस्टेंट होता है। यानी टाइम का मैनेजमेंट हमको सबसे परफेक्टली देखना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए हम किसी को डिनर या लंच पर इनवाइट करते हैं और हम उसे खाने में डेजर्ट भी, मीठा भी खिलाना चाहते हैं, उसको हम पूड़ी भी खिलाना चाहते हैं, रोटी भी खिलाना चाहते हैं, सब्जी भी खिलाना चाहते हैं, पुलाव भी खिलाना चाहते हैं, रायता भी खिलाना चाहते हैं, सलाद भी रहना चाहिए, यानी बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज़ की चीज़ें हैं, सूप भी हम सर्व करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ों को प्रिपेयर करने में, इन सारी चीज़ों को मैनेज करने में टाइम सबसे बड़ा कंस्टेंट होगा। यानी हम अगर टाइम को मैनेज कर पाए तो हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे। अब अगर आप लोगों ने कुकिंग किया होगा तो आप जानते होंगे, जिन्होंने नहीं किया है उन्होंने खाना तो खाया ही होगा, तो वो कुछ ना कुछ घर में तो हाथ बटाते होंगे, तो इतना तो समझ सबके होगी। जैसे हम जानते हैं कि मान लीजिए हमको पूड़ी बनानी है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, कितना टाइम लगेगा, हमको सलाद बनाना है उसके लिए कितना टाइम लगेगा, हमको डेजर्ट बनाना है, मीठा बनाना है, उसके लिए खीर बनानी है उसके लिए कितना टाइम लगेगा, हमको सब्जी बनानी है उसके लिए कितना टाइम मिलेगा पता लगेगा, हमको रोटी बनाना है उसके लिए कितना टाइम लगेगा, हमको नॉनवेज बनाना है उसके लिए कितना टाइम लगेगा। यानी हमको टाइम भी मालूम है, हमको उसकी ग्रेविटी भी मालूम है, हमको उसका इंग्रेडिएंट भी मालूम है, और हमको ये भी मालूम है कि हम जब, जैसे मान लीजिए हमको अगर कोई नॉनवेज बनाना है तो इसका मतलब इट विल टेक एटलीस्ट 2 आवर्स, कम से कम 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे लेगा। हमको रोटी बनानी है वो 15 मिनट लेगी, हमको सलाद बनाना है 10 मिनट लेगा, हमको खीर बनानी है वो 25 मिनट लेगा। इसका मतलब है कि जब हम खाना बनाना शुरू करेंगे तब हम इस टाइम को ध्यान में रखते हुए अपने उस डिनर के टाइम को भी ध्यान रखेंगे कि 8 बजे हमको खाना सर्व करना है, तो इस हिसाब से हम चलेंगे। ठीक इसी प्रकार से जब हमने आज ज्वाइन किया और हमारे सामने पूरा पहाड़ है सब्जेक्ट का, तो जिस विषय में ज़्यादा टाइम हमको लगाना है, जिस विषय का वेटेज ज़्यादा है, जिस विषय को हमको समझने में दिक्कत होती है, जिस विषय में बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स हैं, उसमें हमको ऑब्वियसली ज़्यादा समय देना है। जो विषय उससे कम गंभीर है उसमें कम, जो उससे कम है उसमें कम, जो उससे कम है उसमें कम, इत्यादि। इसी तरीके से हमको मैनेज करना होगा। अब जो है ये मैंने एक ब्रीफ आपको बताया, इसमें डिटेल में बात हम उस क्लास में करेंगे जब हम प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेटजी प्लान करेंगे, तब उस वाली क्लास में। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि लाइफ में अक्सर मैं देखता हूं अपने स्टूडेंट को भी, बाहर भी कई लोगों को, कि वो कहते हैं कि हम चूंकि परिवार में हैं इसलिए हम जो है नहीं कर पाएंगे, या हमको फैमिली का बर्डन बहुत है, हमको बहुत सारा काम करना पड़ता है इसलिए हम नहीं कर पाएंगे, या हमको ये काम करना पड़ता है इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। करने के लिए आपके पास 24 घंटे हैं। सोना, दैनिक क्रिया और इंटरटेनमेंट अगर निकाल दिया जाए, यानी 6 घंटे, मैं 8 घंटा सोने के लिए रख लेता हूं, 1 घंटा दैनिक क्रिया के लिए, 1 घंटा इंटरटेनमेंट के लिए, 1 घंटा एक्स्ट्रा, 10 घंटा अगर मैं निकाल दूं तो 14 घंटा आपके पास बचता है, 14 आवर्स आपके पास बचता है कि आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ उस उद्देश्य के लिए समर्पित करें जिसके लिए आपने तय किया है। वो कुछ भी हो सकता है, जुडिशरी नहीं, कुछ भी हो सकता है आपने तय किया हो हम अच्छे कुक बनेंगे, अच्छे शेफ बनेंगे, अच्छा पेंटर बनेंगे, अच्छे गायक बनेंगे, जो कुछ भी है। तो एक चीज तो विजन क्लियर होना चाहिए आप, एक चीज तो ये है कि ये भ्रांति निकाल देना है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये बात वही सोचता है जो पहले से ही हार जाता है। पहले से हारना नहीं है, पहले अपना गोल डिसाइड करना। आपने डिसाइड कर लिया कि हमको जुडिशियल अफसर बनना है, उस गोल को डिसाइड करने में आपने अपने हिसाब से पढ़ा, आपको लगा कि हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। अब जब आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया तब आपको सिर्फ एक काम करना, जब आपने एक वेल ट्रेंड एजेंसी को अपने लिए हायर कर लिया कि आप मेरी इसमें मदद कीजिए, तो आप ये 2 चीजों पर आपको ध्यान रखना है। एक तो ये कि आपको उस पर विश्वास करना है, दूसरा उसके निर्देशों का पालन करना है। सारी चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी। तो ये बात तो मैनेजमेंट, लाइफ के मैनेजमेंट से संबंधित थी। तो
ये कभी नहीं सोचना है कि मैं कोई काम नहीं कर सकता हूं या एक साथ मैं कई काम नहीं कर सकता हूं। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, नाम मैं नहीं लूंगा, और आप चाहें तो आप जितने उदाहरण मैं लूंगा, आपके सीनियर्स हैं जो इस समय सक्सेस हैं, वो जजेस हैं यूपी, उत्तराखंड, वहाँ झारखंड में, मध्य प्रदेश में। आप राहुल विधि संस्थान के फेसबुक पेज पे जाके उनकी स्टोरी पीछे आप जाएंगे तो आप पढ़ सकते हैं। मैंने लिखा है संक्षेप में, लेकिन डिटेल में मैंने लिखा है, उनके बारे में सारी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। नाम लेकिन मैं इस समय नहीं लूँगा यहाँ पर, पर्सनल बातें बहुत सारी हो सकती हैं। आपके एक सीनियर थे, मेरे ख्याल से 2017 या 16 बैच में वो यूपी में जज हुए, वो लेडी थी। तो उत्तर प्रदेश के छोटे से जो एक जिला है देवरिया, वहाँ से बिलोंग करती थी। तो वो लॉ करने के बाद उनको जो भी मोटिवेशन मिला वो यहाँ तैयारी करने के लिए आ गए। फिर वो इंस्टीट्यूट से जुड़ी, वो तैयारी करने लगे। हुआ क्या इस बीच में कि उनका विवाह हो गया, तो उनके हस्बैंड उनके साथ यहीं रहते थे। तो उन लोगों ने तय किया कि चूंकि हम जो है तैयारी कर रहे हैं तो हम मुखर्जी नगर में ही रहेंगे। तो मुखर्जी नगर में आप जानते हैं जैसे 2 कमरे का फ्लैट होता है, गांधी विहार या शायद नेहरू विहार, कहाँ रहते थे मालूम नहीं मुझे, 2 कमरे का फ्लैट, अटैच लैट्रिन बाथरूम छोटा सा जो होता है, वो लेकर के वो रहने लगे। अब पर्सनल बात है इसलिए अदरवाइज नहीं लीजिएगा। तो उनके इन लॉज से उनको अपनी कुछ समस्या रहती थी। तो जैसा उन्होंने मुझे बताया, तो होता क्या था कि जब उनका कोई एग्ज़ाम आवे तो वो लोग जो है अपनी तरफ से किसी न किसी को वहाँ पर भेज देते थे। अपने तरफ से वो किसी न किसी को भेज देते थे। मतलब जैसे मान लीजिए आज प्री हुआ, प्री डिसाइड होना है, अब प्री होना है, अगले महीने होना है। तो उन्होंने क्या किया, उनको मालूम ही हो जाता था कि इस डेट को प्री है। तो वो क्या करते थे कि 15 दिन पहले किसी को भेज दिया, 4 आदमी को, कि जाइए आप। अब आप सोचिए उस 2 कमरे का घर जिसमें एक उनका बेडरूम था, एक ड्राइंग रूम बनाया था उन्होंने, उसमें वो लोग रहते थे, खाना पीना नाश्ता वो सब करते थे। तो जब वो बहुत परेशान होती थी मेरे पास आते थे, मैं उनको काउंसलिंग करता था और मैं उनको यही समझाता था कि आप मैनेज कीजिए, जो है उस कर्तव्य का पालन कीजिए, पढ़ाई न छोड़िएगा। तो जब उन्होंने देखा, मैंने उनसे ये कहा कि जब आप ये जानते हैं कि वो आपको डिस्टर्ब करेंगे ही, और अगर आप इस पे रिटेलिएट करते हैं, आप इस पे कुछ उनको उत्तर देते हैं, तो आपका रिलेशन खराब होगा, अपने हस्बैंड से भी खराब होगा, उनसे भी खराब होगा, आप भी डिस्टर्ब रहेंगे और आप अल्टीमेटली परीक्षा नहीं दे पाएंगी, या दे पाएंगी तो परफॉर्मेंस नहीं होगा। और हुआ यही कि 1-2 बार वो इंटरव्यू से वापस आए, 1-2 बार वो मेन से वापस आए। फिर उन्होंने एक सिस्टम अडॉप्ट किया। मैंने उनसे कहा, एक तो पढ़ाई में निरंतरता ना छूटे, और दूसरी बात, जब वो लोग आवे तो आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, अपना पढ़िए। तो होता ये था कि जैसे मान लीजिए वो लोग आ गए, घर में अपना रह रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, देख रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं अपना करें, घूमे टहले जो करें। इनका काम क्या था, जैसे सुबह उठे, ब्रेकफास्ट बनाया, उनको दिया, उसके बाद अपना पढ़ने लगे, फिर अपना उनका लंच बनाया, उनको दिया, फिर उसके बाद चाय, मतलब जो कर्तव्य था वो किया, साथ में अपना पढ़ते रहे। इस बीच में होता यह था कि डिस्टर्बेंस थोड़ा सा रहता था, लेकिन धीरे धीरे करके वो अडॉप्ट होने लगा, और अल्टीमेटली वो उत्तर प्रदेश में इस समय सक्सेस में है, जज हैं। तो ये स्टोरी मैंने आपको सिर्फ इसलिए सुनाई कि जिन लोगों के भी मन में ये बात है कि मेरा विवाह हो चुका है, मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, या विवाह नहीं हुआ लेकिन फिर भी मुझे काम करना पड़ता है, तो वो इस भ्रांति को निकाल दें। अगर निरंतरता आपके अंदर रहेगी, अगर लगातार आप अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, तो आपका सफलता आपको मिलेगी। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, जैसे ये तो एक विवाहित व्यक्ति जो कि लड़की था उसका उदाहरण हुआ। अब मैं एक मेल का उदाहरण लेता हूं जिसका विवाह नहीं हुआ। मान लीजिए आप मेल हैं और आप तैयारी में लगे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं। अब आपका एकमात्र कर्तव्य अध्ययन है। आप जैसे प्रश्न पूछा है, सर हमें सबसे ज़्यादा निगेटिविटी यूपी के जीएस मेंस के पेपर को देखकर आती है, सर माइंड डिस्टर्ब रहता है। और अंजलि ने पूछा है, सर जिनको शादी
करने के लिए कहा जा रहा है लेकिन उनको नहीं करना है। अभी बात करते हैं सर, बट जैसे मैं हूँ, मैं अभी अनमैरिड हूँ, फैमिली बोल रहे हैं कि शादी कर लो, पर मैं अभी स्टडी का टाइम देना चाहती हूँ मिनिमम 1 ईयर, तो सर मुझे फैमिली को मना करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। सर जो स्टूडेंट जॉब में है उनके लिए भी कुछ, मैं अभी इन सब प्रश्नों को आप सबका उत्तर मेरे डिस्कशन में आपको मिलेगा। मैं एक मेल का उदाहरण ले रहा हूं। मेल जो कि शादीशुदा नहीं है, उसका एकमात्र कर्तव्य है पढ़ाई। अगर वो सिर्फ अपने कर्तव्य को करे, पढ़ाई, तो उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैं मान लीजिए अभी लॉकडाउन है, मैं अपने घर पे हूं, मैं मान लीजिए पढ़ रहा हूं, तब तक मेरी माँ ने मुझसे कहा कि जाओ बाजार से ये सामान ले आओ। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, डे टू डे लाइफ में होता होगा आपके। तुरंत मेरा दिमाग क्या आप होगा, 99% लोग तुरंत रिटेलिएट करेंगे, अपनी मम्मी से कहेंगे जब मैं पढ़ने बैठता हूं तब आप यही कह देती हैं मैं नहीं पढ़ूंगा। और उसके बाद आप बाजार सामान लेने जाएंगे और 2 घंटे बाद लेट लौट के आएंगे। क्यों? क्योंकि आप नकारात्मक होकर के यहाँ गए तो आपका मन विचलित हो गया। वहां जाकर के आप अपने आप को रियलाइज करेंगे, फिर लौट के आएंगे। इसके बजाय अगर आप ये कीजिए, 2 बातें आप हमेशा ध्यान रखिएगा। एक बात तो ये, जिस दिन आपके पेरेंट, आपका छोटा भाई बहन, आपकी बड़ी भाई बहन, आपके दादी, आपके बाबा, जो भी परिवार में आपके साथ रहते हैं, जिस दिन वो ये देख लेंगे कि मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरा नाती जान दे के पढ़ता है, 1 मिनट भी बाहर छत पे भी नहीं जाता है, टीवी देखना तो बात छोड़ दीजिए, वो खुद सारा काम करेंगे, आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो तभी आपसे कहते हैं जबकि आपका दिमाग पढ़ाई के अलावा अन्य चीजों में भी रहता है। जैसे आप टीवी देख रहे हैं, जैसे आप गाना सुन रहे हैं, जैसे आप फोन पे बात कर रहे हैं, आप छत पे टहल रहे हैं, तब वो आपसे काम कहते हैं। कोई भी माँ बाप या पेरेंट ऐसा नहीं होगा जो आप पढ़ रहे हो और आपको डिस्टर्ब करते। तो एक चीज तो ये देना है, अपनी लाइफ में उतारना है, डेडिकेशन। जो लक्ष्य है आपका वो सर्वोपरि होना चाहिए, उसके आगे पीछे कुछ नहीं होना चाहिए। ना आपकी भूख, ना आपकी प्यास, ना आपका कोई और शगल। इसके लिए क्या करना होगा? हम में से बहुत सारे लोग अपनी स्टडी को सेंट्रल पॉइंट में नहीं रखते हैं। सेंट्रल पॉइंट में रखने का मतलब क्या है? जैसे वो क्या करेंगे कि टाइम घड़ी देखेंगे कि रात में अच्छा हम 12 बजे सोए हैं, जग रहे हैं, 12 बजे तक जग रहे हैं, तो हम सवेरे 8 बजे उठेंगे। अरे आज तो मैंने 2 बजे तक पढ़ लिया, अब मैं 11 बजे उठूंगा। फिर जब 11 बजे उठेंगे, ब्रश मंजन करने के बाद चाय पिएंगे, पेपर पढ़ेंगे, नहाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, तब तक 2 बज जाएगा। फिर खाना खाने का समय हो जाएगा। यानी आप अपने स्टडी के टाइम टेबल को सेकेंडरी रखते हैं, अपने जीवनचर्या के हिसाब से पढ़ते हैं। ये गलत कंसेप्ट है। आप अपनी पढ़ाई के हिसाब से अपनी दिनचर्या रखिए। जैसे मान लीजिए आप शाम को बैठे पढ़ने, खाना खाने के बाद 9 बजे आप बैठे पढ़ने के लिए। अब आप पढ़ रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन बना हुआ है, आप पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, सब कुछ हो रहा है। करते 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 आपने घड़ी देखा, 12 बज गया। आपके दिमाग में तुरंत क्या आता है? अरे यार बहुत देर हो गई, चलो सो जाए। ऐसा मत कीजिए, आप पढ़ते रहिए। क्यों? क्योंकि आपको स्टडी के हिसाब से अपनी दिनचर्या रखनी है। आप 1 बजा, 2 बजा, 2:30 बजा, जब 2:30 बजा तब आपको लगा कि अब हमको सो जाना चाहिए, अब हमको समझ में नहीं आ रहा, नींद लग रही है, तुरंत किताब बंद कीजिए, पानी पीजिए, जो कुछ भी करना है आपको, ब्रश कीजिए, तुरंत सो जाइए। अलार्म लगा के मत सोइए। सवेरे जब आपकी आंख खुले, जैसे मान लीजिए आपकी आंख, ऐसे आप सो रहे थे, अचानक आपको लगा कि अब जगना चाहिए, आपकी आंख खुली, आपने देखा 9 बज रहा। तो होता क्या है, हम में से बहुत सारे लोग क्या होते हैं, देखा 9 बज रहा, अरे यार अभी 9 ही तो बजा है, 2 बजे तो सोए हैं, वो फिर लेट जाते हैं, नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि कर्तव्य बोध रहता है। ये ना कीजिए। तुरंत जैसे 9 आपकी आंख खुली, तुरंत आप उठ जाइए, और उठने के बाद तुरंत आप ब्रश मंजन अपना फ्रेश होकर के तुरंत पढ़ने बैठ जाइए, ना कोई और चीज नहीं।
आप देखेंगे कि 9 साढ़े 9 बजे अगर आप बैठे तो 12:30 बजे तक आप 3 घंटा पढ़ लेंगे। उसी बीच में आप ब्रेकफास्ट भी करते रहिए, उसी बीच में चाय भी पीते रहिए, चाहिए तो किचन में चले जाइए या कोई काम है तो आप कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि अपनी दिनचर्या को स्टडी के बिंदु से तय कीजिए, ना कि मुझको 9 बजे सोना है, फिर चाय पीना है, फिर टहलना है, फिर घूमना है, फिर ये करना है। इसके हिसाब से ना कीजिए। आप देखेंगे आपको टाइम अपने आप मिलने लगेगा। मेरा फिर से यही मानना है कि अगर आप एक चीज में आइडियल बनते हैं, आप अच्छे विद्यार्थी बने, तो आप जो है अच्छे पुत्र भी बनेंगे, अच्छे शिष्य भी बनेंगे, अच्छे भाई भी बनेंगे, अच्छे मित्र भी बनेंगे और अच्छे ऑफिसर भी बनेंगे। एक चीज में अगर आप फेल हुए तो वो इसका मतलब है आप हर चीज में फेल होते चले जाएंगे। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न आप लोग लगातार पूछ रहे हैं, उसमें काफी बड़ी बड़ी बातें भी हैं, तो मैं उनको अभी तुरंत टेकअप नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारे पास समय का भी थोड़ा आप जानते हैं रहता है। लेकिन मैं उन प्रश्नों को अभी पढ़ के घर पे हमको व्हाट्सएप कर दिया जाता है, उसका उत्तर मैं आपको दे दूंगा। कोशिश करूंगा कि सारी बातें कवर हो जाएं। अब एक दूसरी कथा मैं आपको बताता हूं, 2 कथा मैं आपको बताता हूं। ये कथा कहने के लिए सिर्फ कथा है, लेकिन ये मेरे जीवन से जुड़ी हुई है, मैं पर्सनली जानता हूं उनको, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और इसका उद्देश्य जो है और सिर्फ जो है आपको सकारात्मक बनाए रखना है। तो पहली कथा आपको सुनाते हैं, मैं सुना भी चुका हूं। मेरे एक जूनियर थे, वो यहीं दिल्ली में डिफेंस मिनिस्ट्री में क्लास 1 गस्टेड अफसर थे और वो आईएएस की भी तैयारी किया करते थे। तो उनका ऑफिस 9:30 बजे से 5:30 बजे तक हुआ करता था। अब उनकी दिनचर्या आप सुन लीजिए। वो 7 बजे सो के उठते थे, ब्रश करने के बाद तुरंत नहा लेते थे और उसके बाद पढ़ने बैठ जाते थे। उसी बीच में ब्रेकफास्ट भी करते रहते थे, लगाया हुआ था उन्होंने नौकर, वो ब्रेकफास्ट खाना खाते पढ़ते रहते थे। 9 बजे वो उठते थे, 2 घंटे लगभग पढ़ लेते थे वो, 1.5 से 2 घंटे तो निश्चित पढ़ लेते थे। 9 बजे उठते थे, कपड़ा बदला, सीधे ऑफिस। 9:30 बजे पहुंचे वहां, अपनी किताब लेके जाते थे वहां। ऑफिस में उनका जो भी काम होता था, जैसे जो भी फाइल वर्क हुआ, मीटिंग हुआ, जो भी कहना सुनना हुआ किया, मान लीजिए उनको आधा घंटा मिला, तुरंत अपना किताब निकाला, वहीं पढ़ना शुरू कर देते थे। पढ़ के जो भी पॉइंट बनाना है, नोट्स बनाना है, कुछ भी करना है, वो कर लेते थे। फिर उसके बाद अपना काम किया, फिर लंच ब्रेक हुआ। लंच ब्रेक उनका, चूंकि ऑफिसर रैंक पे थे तो लंच ऐसा कुछ होता नहीं था, लेकिन 1 से 2 बजे तक उनका जो था वो थोड़ा स्लम पीरियड रहता था, यानी उस समय कोई आता नहीं था, ना कोई मीटिंग होती थी, ना कुछ उनको कहीं जाना पड़ता था। वो क्या करते थे कि वो एक तरफ खाने का डिब्बा इधर खोल लेते थे, इधर अपना नोट्स रिवीजन के लिए खोल लेते थे, उसको रिवाइज करते जाते थे, खाते। यानी उस 1 घंटे में 5 मिनट अगर मैं निकाल दूं हाथ धोने के लिए, तो उसमें वो 55 मिनट पढ़ते थे। लंच खत्म हो गया, फिर अपना काम किया, उसी काम के बीच में अगर कहीं पढ़ने को मिला तो 10-5 मिनट फिर पढ़ लिया। फिर 5:30 बजे वहां से उठे, 6 बजे घर आए, फ्रेश हुए। जो भी था खाने को, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमको यही चाहिए, ब्रेड है, ब्रेड जैम है, ब्रेड मक्खन है, बिस्किट है, चाय है, जो कुछ भी है, खाया। ठीक 6:30 बजे बैठ गए, 10 सवा 10 तक पढ़ते रहे, जब तक उनका मर्जी हुआ। लंच, फिर डिनर किया। डिनर के बाद जितनी देर उनकी इच्छा हुई, आधा घंटा, पौन घंटा पढ़ा, सो गए। सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, 5 डे वीक होता था सेंट्रल गवर्नमेंट में, चूंकि क्लास 1 गस्टेड अफसर थे। सैटरडे संडे पूरा यूटिलाइज करते थे, होल डे, एक भी मिनट कहीं भी वेस्ट नहीं करते थे। और इतनी जिम्मेदारी की पोस्ट पर होने के बाद भी आईएएस हुए, आज हैं एमपी कैडर में हैं, सफलता उनको मिली। तो जितने भी लोग नौकरी में हैं और उस नौकरी के साथ वो तैयारी कर रहे हैं, उनको सिर्फ एक काम करना होगा,
अपने समय को बचाना होगा, जब भी समय मिले तब पढ़ना होगा। और मैं आपको बता रहा हूं यहीं पे दिल्ली में अगर आप आए होंगे, मुखर्जी नगर आप जानते होंगे, तो मुखर्जी नगर के बाद किंग्सवे कैंप पड़ता है, चौराहा। किंग्सवे कैंप के बाद बगल में हडसन लेन है। हडसन लाइन एक लोकेलिटी का नाम है, जैसे मुखर्जी नगर, वो वहीं रहते थे। उस जब तक वो आईएएस नहीं हुए थे तब तक ये आप समझ लीजिए कि सिवाय मुखर्जी नगर किताब की दुकान को छोड़कर और अपने ऑफिस को छोड़कर वो कहीं गए नहीं थे। क्यों ऐसा हुआ? डेडिकेशन। क्यों वो कर पाए? क्योंकि उनका एक लक्ष्य था, एक सोच थी कि हमको ये पाना है। और इसके लिए सारा घूमना, सारा पार्टी, सारा अय्याशी, आज नया साल है, आज 25 दिसंबर है, आज इसका बर्थडे है, आज उसका बर्थडे है, ये सब सेकेंडरी था। पहली क्या चीज क्या थी? पढ़ाई। हम क्या करते हैं? ये सब भी चाहते हैं करें और पढ़ाई भी करें, तो दोनों चीज नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है ना। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखें। ये तो एक कथा थी। दूसरी स्टोरी पुरानी है, स्टोरी मतलब आज से करीब 30-40 साल पहले की स्टोरी है। इलाहाबाद में तब आईएएस की तैयारी के लिए लोग जाया करते थे। मेरे सीनियर थे, वो भी गए थे। उनके साथ साथ उनके 3 भाई और गए थे। उनका 2 चाचा के लड़के थे, एक अपना भाई था। ये सब लोग साथ तैयारी करते थे। तो ये जो थे, जिनकी बात मैं बता रहा हूँ, ये सबसे पहले गए थे। ये सबसे बड़े थे, उनमें सबसे सीनियर थे। और जब ये वहाँ गए तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इन्होंने बीए में एडमिशन लिया, और बीए में नहीं, बीए करके गए थे, एमए में एडमिशन लिया। बाकी सबको बुलाया, भाइयों को अपने पास, और सबको तैयारी में लगाया। इन्होंने एमए किया। एमए के बाद फिर वहाँ पर नेट क्वालिफाई हो गए ये, तो पीएचडी ज्वाइन कर लिया था इन्होंने। साथ ही साथ आईएएस की तैयारी भी करते थे। इनके गाइडेंस में, इनके मार्गदर्शन में सबसे पहले इनके सब लोगों साथ साथ आईएएस देते थे, पीसीएस भी देते थे। सबसे पहले इनका जो सबसे छोटा वाला भाई था वो यूपी में पीसीएस हो गया, इनका अपना छोटा भाई। अच्छा हुआ वो चला गया ज्वाइन करने। इन्होंने भी दिया, इनका एनी हाउ नहीं हो पाया था। फिर अगले साल इनके जो चाचा का छोटा लड़का था वो आईपीएस हुआ, वो भी चला गया। तीसरा अटेम्प्ट जब इन्होंने दिया तब इनके चाचा का जो बड़ा लड़का था वो आईएएस प्रॉपर हुआ, वो भी चला गया। अब ये बचे अकेले। और अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति सबसे सीनियर, जिस व्यक्ति ने अपने सारे भाइयों को गाइड किया, उसी का नोट्स पढ़ के, उसी के गाइडेंस में, उसी के अनुसार सब लोग करते गए। इनका सिर्फ एक जिद था कि हमको आईएएस बनना है। लेकिन आप इसको अप्लाई ना कीजिएगा, आप थोड़ा सा अपना ब्रॉडर व्यू रखिएगा, क्योंकि आज से 30-40 साल पहले की बात है ये। तो मतलब आप मान के चलिए 90, 93-94 की बात है, 25-30 साल पहले की बात। तो मैं उनका जूनियर हुआ करता था, तो मैं उनसे जाता था मिलने। इलाहाबाद में पहले कल्चर था, अब तो पता नहीं, मैं बहुत दिन से गया नहीं वहाँ। पहले ये कल्चर था कि जो हमारा सीनियर होता था, वास्तव में हम उसको सीनियर मानते थे, पिता की तरह अपने, और वो भी हमको पुत्र की तरह मानता था। वही डेकोरम, वही अनुशासन रहता था। तो मैं उनके कमरे पे, रूम पे जाया करता था, वो मुझे बताते थे ऐसे करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो, दुनिया भर की बात। और मैं उनको चाय पीने का शौक, तो मैं उनको लिए मैं चाय वैसे अच्छा बनाता हूँ, लोग कहते हैं, तो मैं उनको बना दिया करता था, और वो फिर बता करके। उनके अंदर मैंने एक बात ये देखी, जिससे मैं मान लीजिए गया, मैंने खटकाया, उन्होंने खोला, दरवाज़ा खोला, तो किताब लेके ही खोलते थे, और दरवाज़ा खोल के सीधे जा कुर्सी बैठ के चुपचाप पढ़ने लगते थे। तो मैं जानता था कि ये इस समय इनका मूड डिस्टर्ब करने का नहीं है, तो मैं चुपचाप वहाँ बैठा रहता था। मैं भी कोई किताब पढ़ने लगता था, या जो मुझे काम होता था मैं बता देता था, वो काम हुआ, और उनके लिए चाय बनाया और सीधे आया। कभी कभी मैं कुछ, मान लीजिए बाजार में गया, कुछ खाने को मुझे अच्छा लगा तो मैं उनके लिए लेते जाता था, जैसे एक सीनियर के प्रति एक स्नेह होता है वैसा। मेरा ये अनुभव रहा कि मैं उनके कमरे पर 8 बजे भी गया हूँ रात में, सुबह 6 बजे भी गया हूँ, 12 बजे भी गया हूँ, दोपहर में लंच के लिए भी गया हूँ। वो मुझे सिर्फ अपनी मेज और कुर्सी और टेबल लैंप जला के पढ़ते हुए ही मिलते थे।
एक बार तो एक्सट्रीम हो गया। एक बार हुआ क्या कि वो अपना किसी बात पे परिवार से, कुछ परिवार वाले विवाह के लिए कुछ कह रहे थे, कुछ दुखी थे, तो उन्होंने कहा मेरे कमरे पे रुक जाओ। तो खाना वाना हम लोगों ने खाया और फिर मैं सोने चला गया पढ़ने के बाद। तो करीब 12 सवा 12 बजे करीब मैं सो गया। तो तब वो पढ़ रहे थे खाना खाने के बाद। फिर मेरी आँख खुली, तो ऐसे मैंने आँख मेरी ऐसे खुली, तो मैंने जब घड़ी में देखा 4 बज रहा था, तब फिर मैंने ऐसे देखा वो तब भी पढ़ रहे थे। तो मैं फिर सो गया। फिर उसके बाद मैं 7 बजे करीब उठा। जब मैं ऐसे उठा, मैं ऐसे बैठा, मैंने देखा तब भी वो पढ़ रहे थे। तो एक तो वो पढ़ क्यों पाते थे इतना? इसलिए वो पढ़ पाते थे क्योंकि उनका डेडिकेशन था, उनको बनना ही था, इसलिए उनको उसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं था। अब सुनिए क्या हुआ। उन्होंने चौथा अटेम्प्ट दिया अपना। तब उस जमाने की बात मैं बताता हूं, तब बहुत पहले की बात। तब वो रिजल्ट इस तरह से नहीं आता था, तब वो अखबार में ही आता था, यूपीएससी का खास तौर से। यूपी पीसीएस का तो आ जाता था इलाहाबाद में, लेकिन यूपीएससी का अखबार में आता था और डिटेल रिजल्ट बाद में ही पता लगता था। सिर्फ टॉपर का नाम बता देते थे कि ये है। तो आया इनका मेंस निकला, इंटरव्यू आए देने यहाँ पर। हम लोग टाई वाई खरीदे, सूट वूट खरीदे और फिर वो अपना इंटरव्यू दे दिए। और फिर बात आई गई होगी वो उनका, चूंकि उन्होंने कहा कि अब की अंतिम अटेम्प्ट है, अब की हम नहीं करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही लेक्चरशिप उन्होंने कहा हम ज्वाइन कर लेंगे। तो बात तो आई गई हो गई थी। अब इलाहाबाद, अब वो इंटरव्यू दे के आ गए थे। उनकी एक आदत थी कि सुबह वो लेट नाइट पढ़ते थे, तो सुबह मतलब 4-5 बजे तक पढ़ते थे जब तक, और फिर उठ के जाते थे पेपर लाने। पेपर ला कर पढ़ करके चाय पी करके तब सोते थे। गए पेपर लाने और पेपर लेकर के जब वहाँ पहुँचे तो उस जमाने में, मतलब अब तो इलाहाबाद में लोग कह रहे हैं, वरुण कह रहे हैं, सर्वजीत कह रहे हैं कि हाल एंड हाल में हूँ, और ये लोग वरुण भी, सब लोग ये लोग इलाहाबाद से हैं। तो उस जमाने में बताता हूँ, तो उस जमाने में मैं जब 90-91 की बात बता रहा हूँ, तब जो है जो पान वाला होता था, या जो कुछ लोग स्मोकिंग करते थे, जो चाय वाले होते थे, वो भी बहुत जानकार, प्रबुद्ध और छात्रों के हित की बात करते थे। तो उनको भी मालूम रहता था कि रिजल्ट आ जाने वाला है, या ये टॉप कर गए, या ये इतना नंबर पाए, या उस हॉस्टल से ये आदमी हो गए, सब कुछ। तो जब ये वहां पहुंचे पेपर लेने के लिए, तो इनका जो अखबार वाला पेपर वहीं रहता था, वो डाल जाता था। उसने इनसे कहा कि रिजल्ट आ गया आईएएस का। तो इनको नहीं मालूम था कि रिजल्ट आया। तो इन्होंने कहा अच्छा कब आया? तो उन्होंने कहा कि पेपर में तो निकला है। तो उस चाय वाले ने इनको बताया कि इलाहाबाद का कोई लड़का है, वो टॉप कर गया है। ये चौंके। तो इन्होंने पेपर देखा, तो उसमें हेडिंग थी इलाहाबाद बॉय टॉप द यूपीएससी एग्जाम। तो इन्होंने जब नीचे पढ़ा तो इनका नाम और रोल नंबर लिखा हुआ था, और लिखा था कि इन्होंने टॉप कर गए। अब ये जान गए कि मैं रैंक 1 कर गया हूं। ये उससे कुछ नहीं बोले, चाय पिया। इनसे पूछा तो उसने कहा कि हाँ है, कोई पता नहीं, कोई है, पता नहीं, लग नहीं पा रहा। इन्होंने चाय पिया और चुपचाप पेपर अपना उठाया, चले आए कमरे पे और अपना सो गए चुपचाप। फिर हम लोगों को भी पता लगा कि ये तो ऐसा हो गया, पूरा हड़कंप मच गया पूरे, मतलब जितने भी लोग थे सबके। हम लोग जब गए 10 सवा 10 बजे, जब सब नॉर्मली लोग उठे, तब उनको पता लगा, जब वहां गए कि सो रहे थे। अब किसी की हिम्मत ना हो कि इनको उठावे, इनसे कहे कि क्या हुआ क्या नहीं। फिर बाद में जब ये उठे, तब इनसे जब लोगों ने पूछा, तब इन्होंने बहुत हम्बली उसको एक्सेप्ट किया। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि जो गुणवान होता है, जिसके अंदर गुण होता है, वो पर्सनालिटी अपने आप चेंज हो जाती है। वो अपने गुण का बखान खुद नहीं करता। गुण कस्तूरी की तरह होता है, उसकी महक बता देती है कि हाँ कस्तूरी है, इसके अंदर गुण है। वो अपना बखान खुद नहीं करेगा। विद्या ददाति विनयम, ये वेदोक्ति है। विद्या के रिक्वायरमेंट का, ज्ञान के का बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपके अंदर ईगोलेसनेस हो, आप
आपको बिल्कुल भी घमंड ना हो। जब घमंड नहीं होगा तब वो विद्या सधेगी आपसे और तब वो आपको वास्तविक फल देगी। तो तीन तीन बातें, दो बातें हमने तय किया। एक बात क्या तय किया कि हमको टाइम मैनेजमेंट करना है और अपने आप जो भी कर्तव्य हमको मिले हैं, जैसे पिता का मुझे मिला है, पुत्र का मुझे मिला है, पति का मुझे मिला है, शिक्षक का मुझे मिला है, उन सारे कर्तव्यों को का पालन मैं आदर्श तरीके से कर पाऊं। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात डेडिकेशन। एक चीज सिर्फ चलनी चाहिए, जो भी हमारा कर्तव्य है, जो हमारा लक्ष्य है, वही हमारे लिए सर्वोपरि है। उसके अलावा और कोई चीज हमारे लिए दूसरी चीज नहीं होनी चाहिए, तब वो सधेगा। और अगली चीज हम्बलनेस, एकदम काम एंड क्वाइट। इसीलिए मैं आप लोगों को रोकता हूं, आप लोगों को बताता हूं कि आप लॉ में जो कुछ भी जाने उसका प्रदर्शन कभी ना करें। शक्ति का और ज्ञान का प्रदर्शन कभी नहीं किया जाता। हमेशा वो एक्सट्रीम कंडीशन में होता है, युद्ध के मैदान में। छोटी सी बात आपको बताता हूं, हालांकि धर्म से रिलेटेड है, मैंने पहले कहा था, क्षमा मांगते हुए मैं कह रहा हूं। धनुष यज्ञ की कथा आपने सुनी होगी, सीता स्वयंवर की, रामायण में आती है। तो अगर आपने न पढ़ा हो तो कभी टाइम मिले तो पढ़िएगा। प्रसंग हो कि सब लोग बैठे हुए हैं, धनुष उठाने के क्रम में अपने अपने बारी का इंतजार करते हुए अपने अपने आप को उठा रहे हैं। राम जी भी बैठे हुए हैं। वो चाहते तो सबसे पहले उठते और तोड़ देते सबको, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो बैठे रहे। क्यों? क्योंकि वो गुरु के अधीन थे। प्रसंग आया, विश्वामित्र समय शुभ जानी। जब विश्वामित्र ने समय को शुभ जान लिया कि वो टाइम आ गया है, तब उन्होंने राम से कहा, उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटो तात जनक परितापा। तब उन्होंने, इस चौपाई पर आप गौर कीजिएगा, आपने कभी गौर नहीं किया होगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम जाओ और धनुष को ट्राई करो तोड़ने के लिए। उन्होंने क्या कहा? उठहु राम, राम उठो, भंजऊ भव चापा, जाओ उस धनुष को तोड़ दो। यानी कि जब गुरु ने आदेश दिया तब गुरु को अपनी शिक्षा पर इतना विश्वास था, अपने शिष्य पर इतना विश्वास था, उस नियति पर इतना विश्वास था कि वो जानते थे कि अगर ये गया तो धनुष तोड़ेगा ही। इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा ट्राई करो। राम जी जब उठते हैं, चौपाई कहना उचित नहीं है, आप पढ़िएगा आगे, टीका सहित मिलती है। सहज चले सकल जद गोस्वामी, उन्होंने कहा है, गोस्वामी जी ने लिखा, मतलब इतने इजीली चले राम जी जो पूरे संसार का स्वामी था। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जैसे लगता था कि 1000 हाथी उनके पांव को खींच रहे हैं, इतने स्लोली वो चले। फिर उन्होंने लिखा, हर्ष विषाद न कछ उर आवा, न बहुत खुश हो गए न बहुत दुखी हो गए, एकदम काम एंड क्वाइट। गुरु पर विश्वास, गुरु का शिष्य पर विश्वास, इन दोनों का अपने अपने कर्मों पर विश्वास और ऊपर वाले पर विश्वास कि अगर हमारा संकल्प शुभ है, हमारा उद्देश्य शुभ है, हमने सकारात्मक होकर के मेहनत किया है, तो हमको मिलेगा वो। जब वहां गए राम जी, तो ये नहीं कि अपने आप को हीरो समझ लिया और ये जान लिया कि मैं तो नारायण हूं, गुरु क्या है। तुरंत आप देखेंगे लिखा है, मन ही मन प्रणाम गुरु का कीन्हा। उस धनुष को तोड़ने के पहले अपने गुरु को प्रणाम किया, अपने आप को समर्पित किया उस गुरु के प्रति कि जो कुछ हो मुझसे गलती या जो कुछ हो आप देखिएगा, और उसको उठाया और धनुष तोड़ दिया। ये कथा मैंने इसलिए आपको सुनाई, गुरु पर विश्वास, संकल्प का शुभ होना, सकारात्मकता के साथ सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करना
सफलता की गारंटी है, सफलता निश्चित है। आपका मन तब नहीं लगता है, आपके मन में नकारात्मक ख्याल तब आते हैं, आपका मन इधर उधर तब भटकता है जब आपके मन में अपने लक्ष्य के अलावा और कोई भी बात होती है। इसी क्रम में अगर महाभारत की एक कथा याद करें हम लोग, तो आप जानते हैं, भली भांति परिचित होंगे। सारे लोग खड़े हुए थे, तीर कमान ऐसे सामने ताने हुए। गुरु ने पूछा कि तुम सबको क्या दिखाई पड़ रहा है? सिर्फ अर्जुन ने कहा कि मुझे चिड़िया की आंख दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब यह था कि सिर्फ वही एक व्यक्ति ऐसा था जिसको सिर्फ अपने लक्ष्य पर उसकी निगाह थी और समर्पण था। ऐसा नहीं था कि और आदमी को नहीं दिखाई पड़ रहा था, और आदमी को भी दिखाई पड़ रहा था। युधिष्ठिर ने कहा मुझे आपके चरण दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि वो धर्मराज थे, आइडियलिस्टिक थे। अर्जुन को भी चरण दिखाई पड़ रहे थे, अर्जुन को भी वो पेड़ दिखाई पड़ रहा था, अर्जुन को भी चिड़िया दिखाई पड़ रही थी, लेकिन उसका लक्ष्य के प्रति समर्पण इतना था कि उसको जब गुरु ने पूछा तो उस समय उसके दिमाग में सिर्फ वो आंख थी, नथिंग एल्स। और आप जानते हैं, बाकी इतिहास है, बेस्ट धनुर्धर बना वो। इसका मतलब क्या है कि अगर हम उस चिड़िया को की आंख को अपने जुडिशरी से कंपेयर करें, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस कुर्सी पर निगाह होनी चाहिए जिस पर आपको बैठना है। लेकिन उसके लिए सकारात्मक रहना, कठोर परिश्रम करना, संकल्प शुभ रखना, और किसी भी चीज के लिए आपके दिमाग में न जगह हो, न विवाह, न लड़की, न लड़का, न शराब, न सिगरेट। कहने का मतलब ये है, ये सारी चीजें बुरी नहीं है, लेकिन अगर ये आपके लक्ष्य में बाधा बनती हैं तो इनको हटा दीजिए। ये किरण बेदी जी का कोट है। उनसे पूछा गया कि आपके हिसाब से सफलता का क्या मूल मंत्र है, तो उन्होंने कहा कि आपकी सफलता के, आपके लक्ष्य के राह में जो कोई भी आवे, वो कोई भी हो, कोई व्यक्ति हो, कोई भाव हो, कोई विचार हो, कोई प्रेम हो, आप उसे उस राह से हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि एक समय में एक ही चीज साधी जा सकती है। तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि आप सबसे डेडिकेशन, सबसे पहला स्टेप है अपने लक्ष्य के प्रति कार्य करने के पूर्व। हमको वो पाना ही है। हमारे पास टाइम कम है, अब 10 मिनट है कुल। इसमें मैं गुरु शिष्य संबंध पर आपको बताना चाहूंगा, वही एकलव्य वाली बात पर मैं आप पर आना चाहूंगा। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि इसी के द्वारा हम अपनी शक्ति को ग्रहण करते हैं। आप जानते हैं कि गुरु एकलव्य को गुरु ने मना कर दिया था कि हम आपको शिक्षा नहीं दे सकते हैं, यानी किसी कारण से। कारण इतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि उनको मना कर दिया गया। एकलव्य ने क्या किया कि उस गुरु की मूर्ति बनाई और उससे सीखने लगा। मैं आपको बताता हूं, यहां पर मुझे न चाहते हुए भी अपना उदाहरण लेना पड़ेगा, इसलिए कि आप उससे रोज परिचित होते हैं। सिर्फ इसलिए मैं, और कोई भी मेरा उद्देश्य नहीं है, और आप इसको मन में अपने ना रखिएगा। आप लोगों से मैं हमेशा कहता हूं कि आप मुझसे प्रश्न पूछिए। आप पूछते हैं, सब लोग, जो भी प्रश्न आपके मन में आए आप पूछिए। जब क्लास होती थी तब तो मैं ये भी कहता था कि आप किसी से पूछ के आइए, तब मुझसे पूछिए। सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हो, हाई कोर्ट का लॉयर हो, जज हो, कोई हो, आप पूछ के आइए, मुझसे पूछिए। आपके मन में भ्रांति नहीं रहनी चाहिए।
आप जानते हैं कि मैं उन सब का उत्तर कैसे दे पाता हूं? टचवुड है, टचवुड करके गुरु को प्रणाम करके मैं बोल रहा हूं कि उस गुरु की कृपा ही है और ईश्वर का आशीर्वाद है कि आज तक मैं अनआंसर्ड नहीं हुआ। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं अपने प्रेज करने के लिए, अपनी प्रशंसा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। मुझे आप हटा दीजिएगा इस पिक्चर से, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूं एकलव्य वाली बात कैसे वो होता है। इसलिए कि जिस भी गुरु ने मुझे पढ़ाया है, जिसने मुझे बताया है, उसे मैं भगवान की तरह मानता हूं। और जैसे ही आप मुझसे कोई प्रश्न, जैसे आपने मुझे 190 पे कोई प्रश्न पूछा, तुरंत उस गुरु के आशीर्वाद से वो मेरे दिमाग में आ जाता है। मैं सोच के नहीं बोलता हूं, नेवर। मैं जो आपको बताता हूं, जैसे आज जो मैंने आपको डिस्कस किया है, मैं इसकी कोई तैयारी नहीं करता हूं, ना मैं इसको पढ़ता हूं, ना पॉइंट बनाता हूं। कहां से आते हैं विचार? गुरु कृपा से। कैसे कैसे आया? श्रद्धा से। किसने बताया? उस परमपिता ने। एकलव्य ने क्या किया कि जब उसने गुरु की मूर्ति बनाई और मान लीजिए उसने तीर पकड़ा ऐसे, तो जब तीर पकड़ा उसने और उसके दिमाग में प्रश्न आया कि ये तीर मैंने सही पकड़ा है, तीर और कमान की नहीं, तब उसने गुरु की मूर्ति की ओर देखा ऐसे। अब गुरु तो मूर्ति हो तो बोलेगा नहीं, लेकिन उसकी श्रद्धा ने, उसके विश्वास ने उस गुरु को कनेक्ट किया ऊपर वाले से, और उस ऊपर वाले के द्वारा उसके दिमाग में डायरेक्शन गया कि नहीं, इस उंगली को थोड़ा और टाइट करो, ऐसे करो, और उसने टाइट किया और तीर खींचा और तीर चल गया। कहने का मतलब यह है कि जब आप विश्वास करते हैं, जब निष्कंप विश्वास होगा, निष्कंप विश्वास का मतलब कि कपे ना वो किसी भी हवा चलने से, तब वो डायरेक्शन आप ड्रॉ करने लगेंगे एकदम। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं, उन्होंने मुझसे कहा, अपनी बात नहीं करनी चाहिए, और लोगों से कहा उन्होंने कि एग्जामिनेशन हॉल में इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने आपको सोचा तो आपने मुझे उत्तर बता दिया। ये इंटरव्यू में ऐसा हुआ। एमपी में जज हैं, नाम नहीं लेना उचित होगा, वो मेरे पास आए, मॉक मैं ले रहा था उनका, चलने लगे, उन्होंने प्रणाम किया, अक्सर चल रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जाना है। जब वो उठने लगे तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताओ 299 और 300 में क्या अंतर है, ऐसे मैंने पूछा। उन्होंने मुझे कुछ बताया, मैंने उनको उत्तर बताया कि ये जाके कहना तुम। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि उनका 44th रैंक था, नाम उचित नहीं बनाना। वो दौड़ के आए जब, तो बताया उन्होंने, मुझसे मिलने के लिए, तुम मेरी मुलाकात उनसे नहीं पाई, फिर 10-15 दिन बाद मैं मिला उनसे। उन्होंने मुझसे पहली बात कहा कि आपको ये कैसे मालूम था कि वो मुझसे यही पूछेंगे? तो मैं चौंका, मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा बिल्कुल उसी तरीके से मेरा पूरा इंटरव्यू खत्म हो गया। जब मैं उठने लगा और कुर्सी को पकड़ के मैंने ऐसे कहा, तब उसमें जो चेयरमैन थे उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताइए 299 और 300 में क्या अंतर है? तब मैंने वही बताया जो आपने कहा था। मैंने उनसे कहा डिग्री ऑफ मेंसरिया तुम बता देना। फिर मैंने ये भी बताया कि अगर वो तुरंत तुमसे ये भी पूछेंगे कि एक्सप्लेन इट, तो तुम ये बताना। उन्होंने कहा कि तुरंत उन्होंने मुझसे ये कहा कि एक्सप्लेन इट, और तब मैंने कागज मंगा करके उनको एक्सप्लेन किया। इंटरव्यू में उनको बहुत अच्छा नंबर मिला था। तो मैं आपको ये इसलिए मैं बता रहा हूं, इसलिए नहीं कि आप मुझे कुछ और मान लें या मुझे माने कि मैं सुपरमैन, मैं कुछ नहीं हूं। विश्वास, विश्वास। बहुत सारी लॉट न्यूमरस स्टोरीज हैं कि जब व्यक्ति ने विश्वास किया, शुभ संकल्प था, सकारात्मकता से कार्य किया, सफलता मिली है उसको। ये जीवन जो हमको मिला है, ये जीवन दुख से, कष्ट से, बाधा से, कमी से, बीमारी से भरा हुआ है, तभी हमने जन्म लिया है। कभी बात करेंगे इस पे आध्यात्मिक और फिलॉसफिकल व्यू पर। लेकिन
जब ये हमको जन्म ही मिला है, त्रुटिपूर्वक मिला है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे जीवन में कोई बाधा नहीं होगी, ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि हमको कोई समस्या नहीं होगी। होगी। एक सूत्री कार्यक्रम, समस्या है, निपटा उससे, मैनेज किया गया, आगे बढ़े, मैनेज किया गया, आगे बढ़े, जो भी कर्तव्य है पालन किया, आगे बढ़े। निरंतरता बहुत जरूरी है। लगातार आपकी क्लास है आपके पास, अब तो वीओडी भी है, आप इसको लगातार देखें, लगातार रोज का रोज काम करते चलें। आप देखेंगे धीरे धीरे, महीना, 2 महीने में, 15 दिन में, कुछ लोगों को 3 महीने भी लगते हैं, आप एकदम काम एंड क्वाइट हो जाएंगे, एकदम लक्ष्य आपको दिखाई पड़ने लगेगा और आपको ये विश्वास हो जाएगा। आज जो मैंने आपको जजमेंट राइटिंग वाली बात बताई, वो सिर्फ इसलिए बताई कि आपको विश्वास हो। एमपी में 9th रैंक हमारा है, 14 रैंक है, पहला रैंक है जजमेंट, जहां पे आप टफ मानते हो बिना किसी कोचिंग के। आप जाइएगा, मैं नाम ले सकता हूं केशव कुमार का, आप जाइएगा, उनका स्टोरी पढ़ लीजिएगा। कभी आएंगे तो मैं मिलवाऊंगा उनसे आपको। आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, तीसरी बार इंटरव्यू दिया तब उनका हुआ है एमपी का, उसके पहले कई मेंस कुछ दिया, 8-9 साल उनको लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना, धैर्य के साथ अपना कर्तव्य किया, सक्सेस है। कुल मिला के जो निष्कर्ष है इस पूरे डिस्कशन का वो यही है, अपने कर्तव्य का पालन करना। आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, दूसरा करता है या नहीं, मैं करता हूं कि नहीं, आपके पिता करते हैं कि नहीं, कोई समाज में करता है कि नहीं, इससे आपको मतलब नहीं है। आप अपने कर्म के सिर्फ साक्षी हैं। आप हिंदी साहित्य, आप लोगों में से इंटर तक तो सबने पढ़ा होगा, उसमें आपने कबीर के दोहे पढ़े होंगे। हर दोहे में रहीम के, कबीर के, आपने ये कभी महसूस किया कि वो अपना नाम क्यों लेते हैं? कि कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, क्यों कहते हैं रहीमन पानी राखिए? वो अपना नाम क्यों लेते हैं? वो इसलिए, उसका फिलॉसफी यही है कि कबीर, रहीम या जितने भी गुरु हुए हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, उन्होंने सबसे पहले उस कर्तव्य को, उस कर्म को खुद किया। वो अपने को साक्षी बनाते हैं। सबसे पहले कबीर खड़ा होगा बाजार में। इसलिए आप सिर्फ अपने कर्म के जिम्मेदार हैं, दूसरे के नहीं। आपको सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ही कर्तव्य पर पालन करना है, उसको ही ध्यान देना है, किसी और के नहीं। पहले आप तो परफेक्ट होइए, तब आप दूसरे को कहने के हकदार होंगे। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है, सब कमी, कुछ ना कुछ कमी सब में होती है। मेरे अंदर भी 1000 कमियां हैं, आपके अंदर भी होंगी, सबके अंदर है, क्योंकि संसार में हमने जन्म लिया है। इसलिए अब बात समाप्त करेंगे, टाइम अब नहीं है, और मेरा आपसे बस यही सलाह है, डू योर ड्यूटी वेल। आप सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन परफेक्टली कीजिए, सब कुछ आसान हो जाएगा। बाकी बहुत सारे प्रश्न सब लोगों ने पूछे हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत अपनी बातें भी कही हैं, वो मैं पढ़ लूँगा, फिर उनका जवाब आपको धीरे धीरे क्लास के दौरान मैं देता रहूँगा, या अगर कुछ पर्सनल बातें भी बहुत सारे लोगों ने पूछ लिया है तो वो मैं उनको व्हाट्सएप पर उसका उत्तर दे दूँगा। आप लोग उसके लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। और मैं फिर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि राहुल विधि संस्थान, देखिए मैं राहुल आईएएस की बात नहीं करता क्योंकि उसको सर देखते हैं, आदरणीय है वो। मैं विधि संस्थान की बात करता हूँ कि आप अगर जिस विश्वास के साथ आप आए हैं, यहाँ जुड़े हैं, आपके साथ कभी भी गलत मैं नहीं होने दूंगा, और मैं जब नहीं होने दूंगा तो फिर कोई कर नहीं पाएगा, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए जो है, आप इस बात पर ध्यान विश्वास रखिएगा। सबसे पहले आप सब लोग अपना कर्तव्य कीजिए। सब आप रोज, जो पुत्री का है पुत्री का, शिष्या का है शिष्या का, बहन का है बहन, सारा कर्तव्य कीजिए। देखिए अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा।